Hello, good evening. Good evening. Okay, we'll be starting in next 3 minutes. अगर कोई आ रहा है तो वेट कर लेते हैं, वरना हम शुरू करते हैं. अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं अगर रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो प्लीज़ एक बार पूछ लीजिए. ओके, मीर कब सेंड किया? आपने पहले सेंड किया था वो वाला डाउट? ओके, सॉरी couldn't respond you. ओके, ओके. आपने मुझे ये पूछा था कि मैच एक्सपेंस को लेस क्यों किया, राइट? तो प्लीज आप मुझे डाउट एकदम क्लियर पूछिए ना, आप क्या पूछना चाहते हैं. देखिए, मैच एक्सपेंस मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने मैच का फंड बनाया है ना, तो मैच का फंड में से मैच एक्सपेंस ऑब्वियसली माइनस होगा, है ना. जो अगर आपने कोई फंड बनाया है तो उस फंड के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उस फंड में से माइनस होंगे. तो इसमें वो एग्जैक्टली आपका क्या डाउट है वो एक बार मुझे बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए तो पता चलेगा.
मिहिर, आपका डाउट प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए अगर कोई फंड बनता है तो उस फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो उस फंड में से ही माइनस होंगे। तो अगर मैच फंड बनाया है तो मैच का एक्सपेंस उस मैच फंड में से ही माइनस होगा ना। उन्होंने मैच एक्सपेंस किया है, उसमें से डेबिट किया है। फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा उसको, अगर उसमें अगर और भी आपको ना समझ आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जस्ट कॉल मी एंड मैं आपको बता दूंगा। चलिए, लेट अस मूव अहेड टू विद दिस चैप्टर। मेरे पास एक्चुअली टीएस ग्रेवाल मुझे मिली नहीं है, तो स्टिल मुझे एक बार आज कुछ कंसेप्ट है जो मुझे एनसीईआरटी में से आपको करवा देता हूँ मैं। दिस इज नॉट अ बिग डील, उसमें भी कंटेंट वही आना है, वो तो समझ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो नाउ द पॉइंट इज, हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि डेफिनेशन की, व्हाट इज कंपनी? सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अ कॉमन सील, ठीक है। नाउ जब बात आती है कि ये तो कंपनी हो गई। अच्छा, कंपनी की एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज कंपनी? सो अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट। अगर किसी एक्ट के अंदर एक्ट में लिखा है कि जो फॉर्म होगा उसको कंपनी बोलेंगे, तो उसको वो कंपनी की डेफिनेशन बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब देख लेते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अगर एक कंपनी है तो उसके फीचर्स क्या क्या है? सो पहला फीचर है उसका बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, सो कंपनी को कॉर्पोरेट का दर्जा दिया गया है ना। कॉर्पोरेट मतलब इट कैन बी अ बैंकिंग कंपनी, इट कैन बी अ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। सो कंपनी का एक अलग एंटिटी है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, दैट इट इज अ सेपरेट एंटिटी। कंपनी अलग है और उसका शेयर होल्डर अलग है। जब हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वो हमारे नाम पे खुलता है। मैं अगर अपना बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा तो मैं, मेरा नाम आएगा अंकित जैन, बट जब मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट खुलेगा तो वो होगा मेरे कंपनी के नाम से। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी। ना व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी? तो मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो उनको उनके एसेट में से देने का ना। एक्सपेंस नहीं, हम ऐसा बोलेंगे डेट, लायबिलिटी, लायबिलिटीज या फिर डेट। अगर डेट या लायबिलिटीज बढ़ जाए तो लिमिटेड लायबिलिटी में हम शेयर होल्डर से कुछ नहीं मांग सकते। जितना उनका शेयर का पैसा है हम उतना ही मांग सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा हम उनसे नहीं मांग सकते। इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में लायबिलिटी होती थी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में क्या होता था कि अगर पार्टनर पैसा नहीं चुका पाए तो उनकी पर्सनल एसेट बेच सकते थे, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। ओके, कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है? इट इज एन लिमिटेड लायबिलिटी, जहां पे शेयर होल्डर को जितना पैसा देना बाकी है सिर्फ उतने के लिए ही वो लायबल है, उससे और पैसा नहीं मांगा जा सकता। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? So generation to generation. ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन बोल सकते हैं। तो इसको इजीली समझाने के लिए मैं इतना ही बोलूंगा दैट शेयर होल्डर तो आते जाते रहेंगे, बट कंपनी हमेशा चलती ही रहेगी। जैसे बात करूं श्री धीरूभाई सर अंबानी। आप वापस रिपीट करो ना, आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही थी। हेलो, अब अब आवाज आ सही रही आ है? रही है। या सो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि बात सिर्फ इतनी सी है कि शेयर होल्डर आते और जाते रहेंगे। शेयर होल्डर मतलब कौन? ओनर। तो ओनर तो आते जाते रहेंगे, बट कंपनी हमेशा चलती ही रहेगी। किसी पर्टिकुलर ओनर के जाने, शेयर होल्डर के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करूं लेट श्री धीरूभाई अंबानी, जो कि रिलायंस में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे जब वो जिंदा थे, है ना। अच्छा, तो जब उनकी डेथ हुई तो क्या कंपनी बंद हो गई? द आंसर इज नो, कंपनी तो चलती रहेगी, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन सील। सर डाउट, बोलिए।
सर अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो फिर क्या? शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके जो शेयर्स हैं वो उसके लीगल हेयर को दे दिए जाते हैं। अच्छा, ओके। लीगली वो उसका मालिक बन गया। अब देखिए, हम्म जैसे रिलायंस के शेयर आज समझो मेरे पास है ना, हम्म कल को मैं वो शेयर बेच देता हूँ तो अब मैं ओनर ही नहीं रहा, तो कंपनी थोड़ी बंद हो जाएगी, मैं नहीं रहूंगा, तो कंपनी तो चलती रहेगी, शेयर होल्डर आते जाते रहेंगे, बट उसका इफेक्ट कंपनी पे कुछ नहीं होगा। ओके सर। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील मैंने कल बता दिया था, कॉमन सील होती है कंपनी का एक आइडेंटिटी, वो खुद के नाम पे साइन नहीं कर सकती है, बट जिस डॉक्यूमेंट को उसको ऑथोराइज करना है उस पे वो कंपनी अपना सील लगाती है, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन सील। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब कंपनी में शेयर, दैट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक शेयर एक बंदा दूसरे बंदे को अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपने शेयर्स को बैंक में रख के उसके ऊपर लोन ले सकता है। देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। ओके, सो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन कंपनी। द लास्ट पॉइंट इज इट मे स्यू और बी स्यूड। इसका मतलब कि कंपनी खुद के नाम से किसी के ऊपर केस कर भी सकती है और उसके नाम पे केस हो भी सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था, अगर हम अगर मैकडी पे केस करते हैं तो उसकी जो कंपनी है उस पे केस होता है, किसी एम्प्लॉय पे केस नहीं होता है ना। सो ध्यान रखिएगा, कंपनी इट मे स्यू और इट मे बी स्यू। ओके, सो दिस वर सम फीचर्स ऑफ अ कंपनी। नाउ नेक्स्ट बात करूं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनी। ओके, पहला, 1% कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरा, अनलिमिटेड कंपनी। सर एक डाउट है। सर जैसे आपने बोला उसका लीगल हायर को दिया जाएगा, लेकिन अगर वो भी आइडेंटिफाइड नहीं हो तो, या उसकी विल में नहीं लिखा हो तो फिर वो किसको तो देगा? उसमें क्या होता है कि देखिए, एक बार तो वेट किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर शेयर किसी के नाम सर पे क्या? रजिस्टर्ड है, वेट किया जाता है। ओके। समझिए, अगर किसी के नाम पे वो शेयर रजिस्टर्ड है या जिसके नाम पे वो शेयर्स है ना, तो उसका जो भी डिविडेंड आएगा वो सीधा उसके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, है ना। उसके बैंक अकाउंट में सब पैसा दे दिया जाएगा, जो शेयर्स है वो देखा जाएगा। अच्छा, कुछ टाइम बाद कंपनी जो शेयर होल्डर्स को बुलाती है एजीएम वगैरह में, कंपनी एक रजिस्टर बनाएगी जिसमें अपने शेयर होल्डर के नाम है। अब वो आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये शेयर होल्डर है जो आज तक इसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है या इससे कुछ मतलब पता नहीं है इसका, सो दे ट्राई टू कांटेक्ट देम। अगर कांटेक्ट नहीं हो पाता है, सो वो क्या करेंगे, वो लीगल एयर को फाइंड आउट करेंगे, भाई क्या इसका कोई नॉमिनेशन है। आप देखिएगा, आप कहीं भी बैंक वगैरह का फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें नॉमिनेशन मांगते हैं। अगर आपके आपके फादर मदर के बैंक अकाउंट तो होंगे ही, उनकी पासबुक उठाइएगा, उनकी पासबुक का, बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज देखिएगा, उसके अंदर लिखा होता है कि ही इज द अकाउंट होल्डर, और उसके नीचे लिखा होता है नॉमिनेशन, कि इसका नॉमिनी कौन है। नॉमिनी मतलब उसका लीगल है। इन दैट केस हम्म अगर ये बंदा नहीं रहता तो वो पैसा उसके लीगल एयर को दे दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर लीगल एयर भी नहीं मिले तो उसका कोई रिलेटिव, अच्छा, तो तीसरे केस पे जो उसका पैसा क्लेम कर रहा है ना, मैं आपको एक केस बताता हूँ। देयर इज एन एक्चुअल केस, मेरे क्लाइंट के साथ एक केस हुआ ना। हुआ ऐसा, वन ऑफ माय क्लाइंट है ना, समझो मैं नाम लेता हूँ, मैं नाम तो नहीं बता सकता आपको, ए पर्सन करके कोई मेरा क्लाइंट है। ओके, ना हुआ ऐसा कि इस बंदे की, इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी पहले, है ना। शी ऑलरेडी शी डाइड 5 to 7 years ago। ओके, नाउ इसका एक सन है ना, जो रहता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास। नाउ
अब इस बंदे का अफेयर था किसी और लेडी के साथ। दिस इज एन एक्चुअल केस है, ये मेरे क्लाइंट के साथ हो रखा है, मैं आपको बताता हूँ। अब सुनिए, हुआ ऐसा कि एक दिन अचानक इस बंदे को हार्ट अटैक आता है और इसकी डेथ हो जाती है। ओके नाउ, अब इस बंदे की डेथ हो गई। इस बंदे ने कहीं पे कंपनी में शेयर ले रखे हैं। इस बंदे के पास LIC पॉलिसी है, समझिए। इस बंदे के पास एक LIC पॉलिसी है जो कि है 50 लाख रुपए। मतलब अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसको 50 लाख मिलेंगे। अब ये 50 लाख किसके पास जाएगा? अगर हम ऐसा देखें लीगल, ये पैसा किसके पास जाएगा? था नहीं, ये लीगल थोड़ी है, अच्छा, ये उसके इसकी सन वाइफ के थोड़ी पास थी। जाएगा। ऑब्वियसली इसका सन जो है वो इसका लीगल हेयर होता है। इसने नॉमिनेशन में कुछ लिखा नहीं था कि ये पैसा किसको जाएगा। अगर इसने नॉमिनेशन में इसका नाम लिख दिया होता ना, ये मिसेज एक्स का, नहीं हाँ मिसेज एक्स का, तो ये पैसा सीधा उसको चला जाता। पर इसने किसी का नाम लिखा नहीं, तो अब ये 50 लाख रुपए डिस्प्यूट में पड़ गया। नाउ दिस लेडी शी क्लेम्स कि ये 50 लाख पे मेरा हक है, एंड इसके सन जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा है, इसके ग्रैंड पेरेंट्स क्लेम करते हैं कि ये हमारे ग्रैंडसन का पैसा है। नाउ द केस इज इन कोर्ट, बट अल्टीमेटली हमें भी पता है कि यही होगा, ये पैसा पूरा इनको दे दिया जाएगा। सर व्हाट इफ कोई क्लेम करने ही नहीं आया? अच्छा, ये भी रास्ता है, समझिए कि अगर कोई क्लेम करने आता ही नहीं है, ओके, तो ये पैसा 7 इयर्स तक एक सेपरेट अकाउंट में रखेगी कंपनी। कंपनी इस पैसे को एक सेपरेट अकाउंट में 7 साल तक रखेगी। अगर 7 साल तक कोई बंदा पैसा क्लेम करने नहीं आता है, तो इस पैसे को इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट का रूल है, किसी के बैंक अकाउंट में भी जब पैसा पड़ा होता है ना, अगर वो बैंक अकाउंट में कोई बैंक अकाउंट को क्लेम करना ही नहीं आता है, तो बैंक थोड़े दिनों तक वेट करेगी, फिर उस पैसे को ब्लॉक कर देगी, फ्रीज कर देगी। 7 साल तक पैसा उस बैंक को संभालेगी, है ना। और 7 साल तक अगर कोई नहीं आता, तो बैंक उस पैसे को ट्रांसफर कर देगी इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर। और सर व्हाट इफ जैसे आपने ये एग्जांपल दिया उसमें है ना, जैसे एक क्लेम करने जाता है उसकी भी डेथ हो जाए, फिर उसकी वाइफ के शेयर्स। वापस बोलिए सर मतलब जो क्लेम करने जाता है, हाँ, सर एक सेकेंड, मतलब आपका ऐसा कहना है कि ये मिसेस एक्स जो है, हाँ ये इस पैसे को क्लेम करने गई, हाँ और इसकी भी डेथ हो गई, हाँ, तो इसका जो लीगल हेयर होगा वो इन दोनों पैसे को क्लेम करेगा, अगर उसको इस पैसे के बारे में पता है तो। वरना वो सिर्फ इसका पैसा क्लेम कर सकता है। ओके ओके ओके। आधी बार ऐसे ही होता है कि इसको जब इसका अफेयर था तो उसको पता ही थोड़ी होगा, समझिए। एक और बात है, अब ये जो है वो मिसेज एक्स है, इस मिसेज एक्स का भी एक हस्बैंड है, ही इज मिस्टर इंडिया। अब ये इसको थोड़ी पता है कि इसका अफेयर इसके साथ था, तो ये पैसा कैसे क्लेम करेगा? अच्छा, अगर इसको पता है तो ये दोनों का पैसा क्लेम करेगा, इसका फायदा हो गया, तो इसका भी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा और इसके भी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। इज इट क्लियर? सो ये था आपका जो लीगल हेयर वगैरह का पार्ट। नाउ आ जाता हूँ फिर से मैं अपने पॉइंट पे। बेसिकली 3 टाइप की कंपनीज होती है। पहला होता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा होता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर इसको हम आगे जाके देखने वाले हैं, तो इस मेंबर वगैरह जो भी है। लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या होता है, इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं ना, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर है, वो एक अमाउंट की गारंटी देते हैं। हम अभी शेयर नहीं खरीद रहे हैं, हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गारंटी दे रहे हैं। समझो सारे शेयर होल्डर ने 1-1 लाख रुपए की गारंटी दे दी, तो जब कंपनी लिक्विडेट होगी, अगर उसके डेट को पे करने की बात आएगी, तो वो शेयर होल्डर से कितना पैसा ले सकते हैं? जितनी उन्होंने गारंटी दी होगी उतना। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. That is limited by guarantee.
अनलिमिटेड कंपनी में क्या होगा, तो जैसे नाम में लिखा है अनलिमिटेड कंपनी में अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं चुका पाते, मतलब अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाती तो शेयर होल्डर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसा रिकवर किया जा सकता है। बट इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट नहीं है, मतलब पहले था बुक्स में बट बाद में उसको लगभग हटा दिया गया है। बट अनलिमिटेड कंपनी कोई ओपन करता नहीं है। सर टीएस ग्रेवाल में काइंड ऑफ कंपनी में 3 कंपनी दी है, 1% प्राइवेट और पब्लिक। हाँ वो मैं भी आ रहा हूँ उस पर, आ रहा हूँ। ओके सर। अब एक होता है, ये तो हो गया। अब जब लिमिटेड बाई शेयर है ना, इस लिमिटेड बाई शेयर के कुछ पार्ट है जिसमें एक आता है ओपीसी, दैट इज 1% कंपनी। दूसरा आता है प्राइवेट लिमिटेड और तीसरा आता है पब्लिक लिमिटेड। ओके, 1% कंपनी में कल मैं आपको समझा चुका था। 1% कंपनी क्या होता है, एक बंदा है जो कि इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का रेसिडेंट है, वो इंडिया में खुद से एक कंपनी शुरू कर सकता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं होती। ओके, अच्छा इसके कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है कि उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ये किसी भी टाइप का एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शुरू नहीं कर सकता। ये 1% कंपनी। ओके, अच्छा प्राइवेट लिमिटेड बताया था हमने कल, हम देखा था। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2% चाहिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए। मैक्सिमम इसमें आप 200 लोगों तक, 200 पीपल तक आप रख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। अब अगर आपके समझो 300 पीपल हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? यस सर। अभी तक जानते हैं। ओके, कल हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ शेयर्स। शेयर्स कौन से टाइप के होते हैं? इक्विटी शेयर एंड वेरी प्रेफरेंस गुड, शेयर। इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, डिस्कस किया था कल हमने। इक्विटी शेयर जो ओनर, इक्विटी शेयर जो होते हैं वो ओनर होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को कोई ओनरशिप नहीं मिलती। इक्विटी शेयर वालों को वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। इक्विटी वालों को मीटिंग में बुलाया जाता है, प्रेफरेंस वालों को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। ओके, इक्विटी वाले मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, प्रेफरेंस वाले मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते। ओके, नाउ अब आ जाता हूं मैं, ये तो था टाइप ऑफ शेयर। अब मैं बताता हूं आपको टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर उसका दूसरा नाम है कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, या तो इसको हम बोल सकते हैं टाइप्स या हम उसको बोलते हैं कैटेगरीज। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट के रिलेटेड एग्जाम के अंदर 3 से 4 मार्क का एक सम आता है। ओके, बट अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो वो सम करना आपके लिए बहुत इजी है। सिर्फ एक फॉर्मेट बना के उसमें चीजें रखनी होती है एंड यू गेट फ्री के 4 मार्क। ओके, नाउ यू हैव, या तो मैं उसको टाइप्स बोल सकता हूं या मैं इसको कैटेगरीज भी बोल सकता हूं। ओके, नाउ पहला टाइप ऑथोराइज्ड कैपिटल, दूसरा इशूड कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब कैपिटल, चौथा पेड अप कैपिटल। मुझे थोड़ा सा स्पेस रखना था, सॉरी, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा तो मुझे
Okay, authorized, issued, subscribed, called up, paid up. Uncalled, reserve capital. ओके, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड एग्जाम के अंदर फ्री में 4 मार्क लेने हो तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ चलिए अब समझ लीजिए। सबसे पहला मैं जो बोल रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ना समझ में आए फिर से पूछिएगा। ओके, जिसको भी ना समझ में आए प्लीज पूछिएगा। नाउ माय फर्स्ट पॉइंट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। नाउ व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी को उसके पूरे लाइफ टाइम में कितने कैपिटल की जरूरत है, बराबर। अब मैं ऐसा सोचता हूं कि आज मैंने एक कंपनी शुरू की है पब्लिक लिमिटेड, बट आज जो है ना मुझे एक मीडियम साइज का बिजनेस करना है। जैसे मुझे सिर्फ गुजरात में कोचिंग क्लासेस ओपन करने हैं, मुझे गुजरात के हर सिटी में कोचिंग क्लासेस ओपन करने हैं, बट मेरा एक विजन है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी मेरे कोचिंग क्लासेस शुरू करने है ना। तो अभी मेरे को उतने ही पैसे की जरूरत पड़ेगी या ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी? अगर मैं गुजरात में 10 करोड़ से मेरा काम चल रहा है तो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपांशन करूंगा तो कितना पैसा चाहिएगा? More than 10 crore. Obviously, I can say it can be 100 crores. आया ना? Yes, sir. It can be 100 crores or more. ठीक है ना? तो मैं काम करता हूँ, बट अच्छा वो 100 करोड़ मुझे आज चाहिए क्या? No, sir. नहीं, No. 100 करोड़ तो मेरा लाइफ टाइम का रिक्वायरमेंट है ना। सो मैं ऑथोराइज कैपिटल बना देता हूं 100 करोड़। ठीक है, ये मेरी लाइफ टाइम की रिक्वायरमेंट है, इतना पैसा मुझे लाइफ टाइम में चाहिए हो सकता है। अच्छा, अभी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 CR. दैट इज माय इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है कि भाई अभी की रिक्वायरमेंट कितनी है। नाउ समझिए, अभी मैंने अपना बिजनेस सिर्फ गुजरात में एक्सपांड किया। नाउ आई वांट टू एक्सपांड माय बिजनेस टू महाराष्ट्र। ठीक है, अब मुझे और पैसा चाहिएगा, तो मतलब महाराष्ट्र में बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आई वांट अ कैपिटल ऑफ। वापस रिपीट करो ना। वापस से देखिए, ऑथोराइज कैपिटल क्या है? हमारी लाइफ टाइम की रिक्वायरमेंट, हमें इस कंपनी को ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक हाईएस्ट एस्टिमेट बना लिया 100 करोड़ रुपए, तो मैंने ऑथोराइज कैपिटल बना दिया 100 करोड़ रुपए का। नाउ अभी मेरा बिजनेस क्या करना है? अभी मुझे सिर्फ गुजरात में एक्सपांड करना है। मुझे गुजरात में कितनी जरूरत है? 10 करोड़ रुपए की। तो अभी मैं कितने के शेयर इशू करूंगा? 10 करोड़ रुपए के। नाउ समझो फ्यूचर में, अभी तो मैंने 10 करोड़ पूरा इन्वेस्ट कर दिया, गुजरात में मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। नाउ आफ्टर 2 इयर्स मुझे लगता है कि अब मुझे एक दूसरा स्टेट, दैट इज मुझे महाराष्ट्र में भी एक्सपांशन करना है, और वहां पे एक्सपांशन के लिए 15 करोड़ की जरूरत है। अब वो पैसा कहां से लाऊंगा? ऑथोराइज्ड कैपिटल में से? नहीं, ऑथोराइज कैपिटल तो है कहाँ, खाली बुक्स में ही है। अच्छा, ओके। तो अब पता है अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास ऑलरेडी 10 करोड़ का कैपिटल तो था, इतने शेयर्स तो मैंने दिए ही थे। अब मुझे महाराष्ट्र में भी एक्सपांशन करना है, तो मैं 15 करोड़ के शेयर और इशू कर दूंगा। बात समझ में आई? तो अब मेरा टोटल इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा? 25 करोड़। सर मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, मतलब सिर्फ बुक्स में लिखते हैं बुक्स में। अब उस पे भी मैं आ रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि ऑथोराइज क्या काम का है। अब सुनो, ये हो गया। अब मेरा महाराष्ट्र में भी काम अच्छा चला, अब मैं सोचता हूँ मैं 4 स्टेट एक साथ और शुरू कर देता, है ना, जिसके लिए मुझे 50 करोड़ की जरूरत है। फिर वो पैसा कहां से आएगा? मैं और नए शेयर इशू कर दूंगा। तो मैंने 50 करोड़ के और नए शेयर इशू कर दिए। अब मेरा टोटल इशूड कैपिटल कितना हो गया? 75। अब मैं और 5 स्टेट में बढ़ा, मुझे और 25 करोड़ की जरूरत पड़ी, मैंने और शेयर इशू कर दिए।
25 करोड़ रुपए के। अब मेरा इशूड कैपिटल कितना हो गया? 100 करोड़। बराबर। और मैं दूसरे 5 शेयर में बढ़ा, मुझे और 25 करोड़ की जरूरत पड़ी और मैंने और 25 करोड़ के शेयर इशू कर दिए। अब मेरा इशूड कैपिटल कितना हो गया? 125 करोड़। बस ये नहीं हो सकता। अगर मैं जो बोल रहा हूं आपके समझ में आ गया है तो वो बात सिर्फ इतनी सी है कि कभी भी मेरा इशूड कैपिटल ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कितने शेयर्स इशू कर सकता हूं मैक्स टू मैक्स? 100 करोड़। 100 करोड़। ये मेरी लिमिट है। अच्छा, तो क्या किसी के मन में ये सवाल नहीं आया कि अगर फिर मुझे एक्सपांशन करना है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या मैं कभी पैसा नहीं मंगवा सकता? क्या मैं कभी शेयर इशू नहीं कर सकता? सर करवा सकते हैं। कैसे? कैसे? सर कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ कर। तो सुनिए, अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना होगा? अब सबसे पहले आपको आपका ऑथोराइज कैपिटल मॉडिफाई करना होगा, है ना? और वो कहां से मॉडिफाई करोगे? ये सब कहां लिखा होता है? कितना ऑथोराइज है, इशूड है, कहां लिखा होता है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में थोड़ी लिखा है। आपकी कंपनी की चीजें कंपनीज एक्ट में लिखी है? कहां लिखा है? एमओए। देखिए यहाँ लिखा है। क्या ये? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या करना होगा हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मॉडिफाई करना होगा, और जो मेरा ऑथोराइज कैपिटल था ना 100 करोड़ का, अब मैं उस ऑथोराइज कैपिटल को करके कर दूंगा 200 करोड़, या मुझे जितना भी करना है। मैं चाहूं तो उसको 1000 करोड़ कर लूं। बट एक चीज ध्यान रखने का, जितना ऑथोराइज कैपिटल रखोगे तो जितनी भी रजिस्ट्रेशन की फीस और जो सब लगता है ना, वो इसके ऊपर लगता है। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं बेवकूफों की तरह, मतलब दैट इज, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बेवकूफों की तरह, जरूरत होती है 1 करोड़ की, ऑथोराइज कैपिटल बनाते हैं 100 करोड़। अब कंपनीज एक्ट ऐसा बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना होगा, समझो 5%, तो 100 करोड़ का 5% सीधा रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना है, जो कि पैसा अभी यूज ही नहीं किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बात सिर्फ इतनी सी है that authorized capital is my total lifetime requirement of a company. Is it clear? यस सर। किसी को डाउट है यहाँ तक कोई? प्लीज पूछ लीजिएगा। इसमें कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा भी, तो पूछ लीजिएगा प्लीज। किसी को भी डाउट है बेटा इसमें? सर सर मतलब यस या नो? अगर रजिस्ट्रेशन फीस ऑथराइज कैपिटल पर रखती है, हाँ, अगर बाद में फ्यूचर में हम उसको मॉडिफाई करते हैं तो उस पे फिर से लगेगी क्या? टोटल पे नहीं लगेगी, जितना मॉडिफाई करोगे उतने पे लगेगी। ओके सर। है ना? तो फ्यूचर में जब भी हम मॉडिफाई करते हैं तो उसके हिसाब से लगती है ना? बट क्या होता है पता है, जो बड़ी अच्छी कंपनीज होती है, जैसे आज रिलायंस है, तो रिलायंस को पता है कि उसको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी ही फ्यूचर में, तो वो क्या करते हैं, वो लोग ऑथराइज कैपिटल बड़ा ही बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में, अब पता है एक एमओए को मॉडिफाई करने के लिए स्टेप क्या है पता है आपको? शायद आप लोग को तो नहीं ध्यान होगा, बट एक क्या बोलते हैं, एक एमओए को मॉडिफाई करने के लिए, एमओए में एक छोटी सी भी गलती या कुछ हो जाए ना, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। बात समझ में आ गई बेटा सबको? यस। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट पे। तो वही पहली बात, सर ऑथराइज लास्ट कैपिटल। पॉइंट रिपीट करो ना। क्या चीज? सर अभी आप क्या बोल रहे थे? मैंने ये कहा कि ये ऑथराइज कैपिटल को
मतलब ऑथराइज कैपिटल इज टोटल एसेट रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। अच्छा, मैंने लास्ट में ये कहा कि अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे हमारा जो शेयर है, शेयर का प्राइस है, ठीक है, मैं ले रहा हूं मेरे शेयर का प्राइस 10 रुपए, ठीक है। नाउ तो अगर मेरा ऑथोराइज कैपिटल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा ऑथोराइज कैपिटल है 100 करोड़, है ना, तो कितने शेयर होंगे? ये रुपीज में, 100 करोड़ रुपीज, ये सब रुपीज में आएगा, तो ये शेयर्स कितने होंगे? सर इसको डिवाइड करेंगे ना? यस, सो होगा ऐसा, लिखोगे ऐसा, 10 करोड़ इक्विटी शेयर of rupees 10 each। वैल्यू में यहां लिख देता हूं। बात समझ में आई? 10 करोड़ शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, दैट इज 100 करोड़। इज इट क्लियर? अमाउंट बड़ा है, अगर कंफ्यूजन हो तो मैं अमाउंट छोटा भी करके बता सकता हूँ। सर बताओ ना छोटा करके। अगर इस अमाउंट को मैं छोटा करना हो तो एक काम करता हूँ, मैं ऑथोराइज कैपिटल ले लेता हूँ 10 लाख रुपीस का, है ना, 10 लाख रुपए का मेरा ऑथोराइज कैपिटल है, तो शेयर्स कितने हो गए? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, कितने शेयर्स हो गए? 1 लाख। 1 लाख। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट इज 10 लाख। ओके सर, समझा। क्लियर? अच्छा, हाँ सर। चलिए काम करता हूँ, मैं छोटा ही फिगर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इशूड कैपिटल। चलिए मैं ऐसा ले लेता हूँ कि भाई इशूड कैपिटल 1 लाख रुपए है ना, तो कैसे लिखेंगे उसको हम? कैन आई राइट 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच? यस सर। 1 लाख। 1 लाख। क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब आपने, अच्छा इशू का मतलब क्या है कि कंपनी कितना शेयर लोगों को इशू करना चाहती है। ध्यान रखिएगा, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथोराइज मतलब टोटल लाइफ टाइम रिक्वायरमेंट, इशूड मतलब कंपनी को अभी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने शेयर वो इशू करना चाहती है ना। सब्सक्राइब का मतलब कि कितने लोगों ने उनके शेयर्स को सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने उनको शेयर खरीदने के लिए पैसा अप्लाई किया। इज इट क्लियर? नाउ ध्यान रखिएगा, देयर इज एन लिमिट। आपने 11th स्टैंडर्ड में अगर एमओए पढ़ा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पॉइंट पढ़ा है आपने 11th स्टैंडर्ड में? यस सर। उसमें एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज आता है, उसमें 6 क्लॉज आते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर क्लॉज, ऑफिस क्लॉज, लिमिट लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और उसमें सब्सक्रिप्शन का क्लॉज क्या था पता है? याद नहीं है। याद नहीं है? किसी को याद है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ये लिखा था कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का होना चाहिए। पढ़ा था ऐसा नहीं? नहीं सर। नहीं पढ़ा था? स्कूल में पढ़ाया ही नहीं आपको? सर पढ़ा था। पढ़ा था, चलो तो क्या बोला आपने, वापस बोलो। मैंने ये कहा सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ये लिखा होता है that a minimum subscription which should be received by a company, it should be minimum 90% of its issued capital। मतलब जितने शेयर आप इशू करना चाहते हो
उसकी 90% एप्लीकेशन आपके पास आनी चाहिए। नहीं आती तो नहीं स्टार्ट कर सकते। बरोबर। अगर आपके पास समझो आपको 10,000 शेयर इशू करने हैं, है ना, आपके पास एप्लीकेशन ही लोगों की 8,000 आ रही है, अब क्या करोगे? ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट की प्रोविजन वो फॉलो नहीं हो रही है, तो आप कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? यस। ना, मेरा नेक्स्ट पॉइंट। अब जब बात आती है कि सर आपने कहा कि कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, बट जब एक कंपनी ये सब काम करती है, जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करने के लिए आईपीओ, हम क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना, जब मैं आपको उसके लिए भी मेरे पास सारे कंटेंट है, मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा सारी चीजें। तो जब कंपनी एक आईपीओ मार्केट में लॉन्च करती है शेयर्स इशू करने के लिए, तो बहुत खर्चा करती है वो एडवर्टीजमेंट के पीछे, टीवी एड्स, पेपर एड्स, सिटी में बोर्ड्स लगते हैं, है ना, तो कंपनी बहुत खर्चा करती है उसके पीछे। अब अगर इतना खर्चा करने के बावजूद भी कंपनी को अगर इतना वो नहीं मिले तो क्या होगा? लॉस होगा। यस सर। कितना लॉस होगा? तो लॉस होगा प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? सुना है वर्ड कहीं पे आपने? ये वर्ड सुना है कहीं पे आपने? हु इज द प्रमोटर? हाँ सर। प्रमोटर कौन होता है? याद नहीं होगा तो सुनिए, प्रमोटर वो होता है जिसका विजन है ये कंपनी। प्रमोटर वो है जिसने इस कंपनी को शुरू करने का प्रोसीजर किया है। प्रमोटर वो है जो इसके इनिशियल सारे काम कर रहा है। अल्टीमेटली जैसे ही कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देगी शेयर होल्डर को, उसके बाद प्रमोटर ओनर नहीं रहेगा, उसके बाद ओनर कौन बन जाएंगे? शेयर होल्डर्स। तो प्रमोटर का काम सिर्फ एक इनिशियल काम शुरू करना है। बात समझ में आई? प्रमोटर शेयर होल्डर बन सकता है? प्रमोटर शेयर होल्डर होता है। प्रमोटर क्या ओके सर। करता है? प्रमोटर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर अपने पास रखता है ना। ओके। अपने यहाँ क्या चलता है, जैसे हमारे बात करूं द फेमस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके प्रमोटर थे लेट श्री धीरूभाई अंबानी। जो धीरूभाई अंबानी है दैट इज मुकेश अंबानी के फादर, है ना, वो थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50% शेयर अपने पास रखे और 50% शेयर मार्केट में इशू कर दिए। अच्छा, कंपनी में डिसीजन कैसे लिया जाता है पता है? अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो डिसीजन कैसे लिया जाता है? सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग तो बाद में होती है, सबसे पहले शेयर होल्डर की मीटिंग होती शेयर है, होल्डर की मीटिंग होती है। एजीएम बुलाया जाता है, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं और शेयर होल्डर को पूछते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। जैसे समझो रिलायंस आज तक पेट्रोकेमिकल का बिजनेस कर रहा था, ठीक है, अब उसने सोचा आओ टेलीकॉम बिजनेस में घुसते हैं, आओ जियो शुरू करते हैं, है ना। तो वो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। शेयर होल्डर की मीटिंग में अगर 51% से ज्यादा लोग बोलते हैं कि हाँ वी आर विथ यू, चलो शुरू करो, तो ही वो उस डिसीजन को ले सकता है। अब पता है यहाँ पे प्रमोटर बहुत बड़ा गेम खेल गए। यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग कितना है? 50%। तो जो भी डिसीजन होगा उसमें सबसे ज्यादा वजन किसका होगा? प्रमोटर का। कंपनी में जो वोटिंग होती है ना, वो पर शेयर नहीं होती, पर शेयर होल्डर होती है। जिसके पास जितना ज्यादा शेयर, उसका वोटिंग, मतलब राइट तो सबका ही है बट उसका शेयर उतना ज्यादा काउंट किया जाता
सर ऐसे जैसे डाइवर्सिफाई करेंगे तो फिर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सारे शेयर होल्डर्स ही करेंगे क्या? मतलब मतलब आपने जैसे बोला ये टेलीकॉम वाला रिलायंस हाँ का हाँ एग्जांपल, तो हाँ उस जब ये नया नया स्टार्ट हुआ तो सर हाँ। उसमें इन्वेस्टमेंट सारी शेयर होल्डर ने की थी? उसमें क्या किया, मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला। मैं एक्चुअली टू बी फ्रैंक मैं आपको बताऊँ ना बेटा, तो ये चैप्टर को पढ़ने का और पढ़ाने का जो मजा है ना वो सामने सामने है, बट अभी हमारी मजबूरी है कि हम ऐसे बैठे हैं। बाकी बहुत बच्चों को मजा आता है क्योंकि बहुत चीजें निकलती है। मुझे बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, बट स्टिल वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो मैं एक नॉर्मल रेगुलर क्लास में बताता ही हूँ। ठीक है, टाइम लगेगा, दैट इज नॉट एन बिग डील, बट चीजें आपको रूट लेवल से समझना जरूरी है। अब समझो, अब आप जो जियो देख रहे हो ना, वो जियो का सिस्टम क्या है, वो जियो में हुआ क्या। आपको पता है दैट दो ब्रदर हैं, दैट इज मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। ओके, Yes. फादर फादर थे लेट श्री धीरूभाई अंबानी, उनके दो बच्चे हैं, धीरूभाई अंबानी, इनके दो बच्चे, दैट इज मुकेश एंड अनिल। नाउ इनका जो बिजनेस है ना, इनका बिजनेस जब इनकी डेथ हुई ना, उसके बाद इनका बिजनेस इन दोनों भाइयों में बांट दिया गया, है ना। इनके पास काफी बिजनेसेस आ गए, इनके पास काफी बिजनेसेस आ गए, जिसमें रिलायंस जो पहले था पुराना, रिलायंस में एक पहले भी एक पुराना होता था टेलीकॉम, वो सेक्टर अनिल अंबानी के पास गया। एंड इन दोनों भाइयों में एक डील हुई कि आज के बाद आने वाले 5 साल तक, दैट इज 5 साल तक एक भाई दूसरे भाई के रिलेटेड का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। मतलब अगर पेट्रोकेमिकल का बिजनेस मुकेश के पास है तो अनिल जो है वो 5 साल तक पेट्रोकेमिकल का बिजनेस नहीं कर सकता, है ना। अच्छा, अनिल के पास अगर टेलीकॉम सेक्टर है, उस टाइम चलता था रिलायंस सीडीएमए, उसके पास अगर सीडीएमए टेक्नोलॉजी है, वो अगर मोबाइल इसका इसका बिजनेस कर रहा है कम्युनिकेशन का, तो वो बिजनेस मुकेश अंबानी नहीं कर सकता, है ना। तो अब सुनो, अब इनके लिए दुविधा, मुकेश को टेलीकॉम सेक्टर में कब से ही घुसना था, बट अब ये इम्पैक्ट हो गया, तो अब क्या करें। सो दे प्लेड अ गेम। अब गेम कैसे प्ले हुआ देखिए, व्हाट दे डिड, एक दूसरी कंपनी शुरू की गई, XYZ कंपनी नाम से, किसी और के नाम से इस कंपनी को शुरू किया गया, XYZ प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, जो भी एक इस कंपनी को शुरू किया गया, है ना। इनका ये जो ये हुआ ना पार्ट, उसके बाद इस कंपनी को चलाया गया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, किसी को पता नहीं है कंपनी कौन है, क्या है, कैसे। नाउ जिस दिन ये 5 ईयर कंप्लीट हुए, है ना, या जैसे ही ये 5 ईयर कंप्लीट हुए, उसमें मुकेश अंबानी की कंपनी ने इस कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर खरीद लिए। अब क्या हो गया, उसकी कंपनी उसकी हो गई। कंपनी किसकी हो गई, मुकेश अंबानी की। ओके, नाउ मुकेश अंबानी इन द सेंस रिलायंस, इट इज अ ग्रुप, रिलायंस ग्रुप की कंपनी कहलाती है ये। नाउ हुआ क्या पता है, इसको जो बेस बनाना था ना पिछले 5 साल में, क्योंकि अगर समझिए 2011 में अगर इनका ये बंटवारा हुआ होता, तो मुकेश अंबानी को अपना बिजनेस शुरू करने में कम से कम 2016 में वो बिजनेस का प्लानिंग करता, और इससे 5 साल लगते उसको इस सेक्टर में आने में, मतलब लगभग 2021, अगर वो ऐसा करता तो। बट ही प्लेड अ गेम कि यहाँ पे वो कंपनी पहले ही शुरू कर दी, और इसमें वो उसने जो भी काम करना होता है, जो भी मार्केटिंग प्रोसीजर्स जो भी करना होता है, वो इन्होंने यहाँ पे कर लिया। जो भी लाइसेंसिंग लेना है स्पेक्ट्रम का, ये वो सब उन्होंने यहाँ पे कर लिया। जैसे ही 5 साल खत्म हुए, यहाँ से उठाया और सीधा इन्वेस्टमेंट इसमें कर दिया। तो अल्टीमेटली 5 साल बाद ये कंपनी किसकी हो गई, मुकेश की। एंड हमारे सामने नाम आ गया तो वो जियो। कौन सी कंपनी? जियो, जियो। it is Jio Infocom Limited. It is Jio Infocom Limited, which is a company of Reliance Group of Industries. सर मतलब उसने उसके मेंबर की होगी ना न्यू कंपनी स्टार्ट। सॉरी, मेंबर की नहीं। अभी इसमें कैसा होता है, जैसे समझो कि आपने आप मुकेश अंबानी हो, है ना, आपने मुझे, मेरे कोई एम्प्लॉय है या उनके जो भी ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, उनको बोला कि काम करो, मैं बता रहा हूँ तुम ऐसे शुरू करो, बस उन लोगों से उनके थ्रू अपना काम करवा लिया। ओनर वो लोग थे,
सब काम वाम उसने उसके मतलब उनकी देख रेख में करवाया एंड देन बाद में टेक ओवर कर लिया। सर बट व्हाट इफ वो कंपनी फिर एग्री नहीं करती? एग्री हो ही नहीं सकती ना क्योंकि उसकी है, समझिए। अच्छा। सारा पावर तो उसी के पास था, पावर सब उसी के पास है, सब वो खाली ऑन पेपर नाम के लिए दूसरों का है, बट है तो उनका ही। क्लियर? ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे पॉइंट पे। ऑथराइज कैपिटल मतलब टोटल रिक्वायरमेंट, इशूड कैपिटल मतलब अभी की रिक्वायरमेंट। तो अभी की रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है? 1 लाख रुपए की, तो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। नाउ सब्सक्राइब कैपिटल क्या है कि कितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई, ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 90%। 90% किसका? ऑथोराइज का या इशू का? इशू का। वेरी गुड, ये मिनिमम होना चाहिए इशूड कैपिटल का 90%। ओके, मैं ऐसा मानता हूं हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आई थी, है ना, तो हम शेयर्स तो उतने ही रखेंगे, ज्यादा शेयर को हम रिफंड कर देंगे। तो हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। इज इट क्लियर? यस। इतना क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब सुनो, अब मैं जो आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, वो अब नहीं होता। एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो काफी पुराने जमाने का है ना, अभी ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, बट स्टिल हमें पढ़ना है तो हम ऐसा लिखते हैं। सुनिए, 10 रुपए का शेयर है ना, 10 रुपीज क्या है? इसकी फेस वैल्यू। 10 रुपीज क्या है? इसकी फेस वैल्यू। अब सुनो, हम 10 रुपए पूरे एक साथ नहीं मंगवाएंगे, हम इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं। अच्छा, इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। ये मेरे इंस्टॉलमेंट के नाम है, ठीक है ना। मैंने एप्लीकेशन पे मंगवाया 4 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगवाया 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे मंगवाया 2 रुपए, सेकेंड कॉल पे मंगवाया 1 रुपए। कितना हो गया? 10। ओके, नाउ क्योंकि ये पहले के टाइम पे ऐसा मानते थे कि जैसे जैसे कंपनी पैसा मंगवाएगी वैसे वैसे हम पे करेंगे। क्लियर? नाउ अब कॉल्ड अप का मतलब है, मेरे वर्ड सुनना और समझना, कॉल्ड अप का मतलब है कितना पैसा मंगवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुनना और समझ लेना, क्योंकि ये वर्ड्स ही आपको याद दिलाएंगे कि मुझे क्या लिखना है। कॉल्ड अप का क्या मतलब होता है? कितना पैसा मंगवाया, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलता हूं, समझिए, कंपनी ने अभी तक सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही पैसा मंगवाया है, तो कंपनी ने कितना मंगवाया है? 7 रुपीज। अब मैं यहां पे लिखूंगा 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, है ना। तो मेरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया? 10,000 शेयर पे मैंने 7 रुपए मंगवाए, मेरा कॉल्ड अप कैपिटल हो गया 70,000। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पेड अप। पेड अप मतलब कितना पैसा आया। क्या होगा पेड अप का मतलब? कितना पैसा आया। कितना पैसा आया, ठीक है। मैं एक्चुअली जानबूझ के वर्ड्स आपको हिंदी में बोल रहा हूं ताकि जब आप लिखोगे ना तब आपको ये याद रहेगा। कॉल्ड अप मतलब मंगवाया, कॉल किया, मंगवाया मंगवाया। पेड अप मतलब कितना आया। अब सुनिए, मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, कितना मंगवाया था आपने? 70,000।
मतलब पर शेयर आपने 7 रुपए मंगवाया, 70,000 आपने मंगवाया था, है ना। अब एक बंदा था, है ना, समझो कि अच्छा आपका एक शेयर होल्डर था विजय माल्या, जिसके पास आपकी कंपनी के 1000 शेयर थे, है ना। उसने आपको एप्लीकेशन का पूरा पैसा दिया 4 रुपए, बट उसने आपको अलॉटमेंट का 3 रुपया नहीं दिया। सुनिएगा, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं पेड अप कैपिटल में लिखूंगा क्या, तो पेड अप कैपिटल में मैं ये लिखूंगा कि मेरे थे 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। कितना मंगवाया मैंने? 70,000, है ना। और कितना पैसा नहीं आया? तो एक बंदा है जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का 3 रुपया नहीं दिया, ऐसा ही है ना। उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया था, उसने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया? 3 रुपीज। तो यहां हम लिखेंगे लेस, उसको हम बोलते हैं जो पैसा नहीं देता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर्स। कितना है कॉल्स इन अरियर्स? 1000 शेयर पे 3 रुपए का, दैट इज 3000 रुपए। तो मेरा पेड अप कैपिटल कितना हो गया? 67 का। क्लियर? यस सर। किसी को डाउट है यहां तक अभी? आगे बढ़े? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अनकॉल्ड का मतलब कितना पैसा नहीं मंगवाया। तो कहना ही से कि 10,000 शेयर पे 3 रुपया नहीं मंगवाया है, हाँ या ना? यस सर। है ना। तो दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल, दैट इज 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। तो जितना नहीं आया मतलब 10,000 पे 3, दैट इज 30। मतलब इतना पैसा अपन ने मंगवाया ही नहीं है। क्लियर है बेटा? नाउ द लास्ट पॉइंट, रिजर्व कैपिटल। नाउ व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? अच्छा, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व एक ही होगा ना? नहीं सर। नहीं। अंकित जैन बोलूं या जैन अंकित बोलूं, नाम तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? कैपिटल रिजर्व अरे सर, रिजर्व कैपिटल मतलब कि जो है ना प्रॉफिट होता है उसमें से वो लोग है ना साइड में रखते हैं कुछ मनी। नहीं 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 नहीं। सर दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। ओके। हाँ सर। सर अच्छा, कैपिटल रिजर्व कहाँ सुना था आपने? सर बिजनेस में, मतलब जो हमने पार्टनरशिप कहीं पे कैपिटल रिजर्व सुना है, बताइए कहाँ था? याद करो, चलो देखते हैं सर याद उसका मतलब पता है। नहीं, कैपिटल रिजर्व कहाँ पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था कैपिटल रिजर्व, बताओ चलो। यस महक, नेहा, आलिया, वेदिका, राधिका, बताइए कैपिटल रिजर्व कौन से चैप्टर में पढ़ा था? सर एडमिशन। एडमिशन में? नो। हाँ, क्या 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 क्या? गुडविल। वेरी गुड, गुडविल, परफेक्ट आंसर। कब आता था कैपिटल रिजर्व? अब मैं एक वर्ड लिखूंगा ना तो आप लोग को सबको याद आ जाएगा। आपको ये याद है कहीं पे मैंने ऐसा कुछ लिखा था?
अगर किसी को याद आए तो। नहीं सर, नहीं याद है। याद नहीं आया? When your net asset is greater than your purchase consideration, कैप क्या आएगा? सर वापस बोलो। जब आपकी नेट एसेट ज्यादा हो आपके परचेस कंसिडरेशन से, मतलब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, है ना, आपके पास असेट आ रही है 10 करोड़ की, सर ये और सामने आप, वोडाफोन और आइडिया वाला है। आपने यस एग्जांपल दिया है। वेरी गुड, देखा है कैसे एग्जांपल याद आए? वेरी गुड, एग्जांपल याद आया आपको फाइनली, नाइस नाइस। सो मैंने आपको बताया था कि उसकी नेट असेट और उसका परचेस कंसिडरेशन, अगर हम उससे असेट, हम उसका बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, हम 10 करोड़ रुपए का असेट आ रहा है हमारे पास, सामने हम उसको 8 करोड़ रुपए दे रहे हैं, किसका फायदा? अच्छा दूसरा बता देता हूं, हम असेट ले रहे हैं उससे 10 करोड़ की और दे रहे हैं उसको 12 करोड़, ये क्या था? उसकी 10 करोड़ की असेट के सामने ज्यादा पे कर रहे हैं, किसका? गुडविल का, याद है? यस सर। और 10 करोड़ के सामने 8 करोड़ पे कर रहे हैं, 2 करोड़ का फायदा, कैपिटल रिजर्व। बुक उठाइए बेटा, बुक उठाइए, ये बेसिक टर्म्स है, यू नीड टू प्रैक्टिस। सो सर इसका स्क्रीनशॉट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं अपने, दैट इज रिजर्व कैपिटल। अब ये रिजर्व कैपिटल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। रिजर्व कैपिटल है दैट अनकॉल्ड कैपिटल में से कुछ पैसा साइड पे निकाल देते हैं फॉर और वो पैसा मंगवाएंगे कब? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी बंद होने वाली होगी ना, ये पैसा तब मंगवाएंगे। कुछ अमाउंट, परसेंटेज अमाउंट सेट असाइड कर देते हैं, किसमें से? अनकॉल्ड कैपिटल में से। जो पैसा अभी मंगवाया नहीं है ना, उसमें से कुछ पैसा साइड पे रख देते हैं, और वो पैसा मंगवाएंगे कब? जब कंपनी बंद होगी, बाइंडिंग अप पे, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज रिजर्व कैपिटल। इट इज अमाउंट set aside from uncalled capital for winding up of company। बात समझ में आ गई? यस सर। किसी को कोई डाउट है? Any doubts? Yes or no? क्लियर है सबको? अब सुनो, एग्जाम में 4 मार्क का सम आता है, किसका? कुछ नहीं करना, एक बड़ा सा क्वेश्चन की कहानी दी होती है, आपको बस एक फॉर्मेट बनाना है और उसमें ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, कैपिटल लिखना है बस, एंड यू गेट 4 मार्क्स, यू गेट 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, वो आपको लिखना हो। क्लियर है? मतलब उसकी डेफिनेशन। यस, डेफिनेशन। डेफिनेशन कुछ नहीं है, आपको बना के ही लिखना है। फिर ऐसे रिजर्व कैपिटल की कोई डेफिनेशन नहीं होती, आपको क्रिएट करके लिख देना है, बट अब वो ध्यान रखना है कि कीवर्ड आने चाहिए। अमाउंट विच इज सेट असाइड आउट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल
which will be called at the time of winding up of the company. Okay, that is called the reserve capital. बोलिए, क्लियर है? यस सर। बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट, क्वेरी? सर मतलब ये रिजर्व कैपिटल एक प्रोविजन की तरह होता है? देखिए मतलब प्रोविजन, रिजर्व ही है। हाँ मतलब रिजर्व ही है एक टाइप का, एक हाँ टाइप का सर, रिजर्व ही है, ओके है ना? सर, नो डाउट। ओके, क्लियर है? ओके, हाँ सर। सो Yes, sir. आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज ज्यादा लेने जाऊंगा तो आपको लोड हो जाएगा, बट आई Yes, थिंक sir. मेरे Thank you, sir. इनफ, हमने अच्छा खासा कवर अप किया है। सो एक बार बुक खोलिएगा, इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को थोड़ा देखिएगा, एंड पिछले टॉपिक्स भी रिवाइज करते जाइए ताकि वो आप भूल ना जाए। ओके, सो विल मीट टुमारो एंड टेक इट Yes, sir. फर्दर। ओके, एंड अगर किसी के पास टीएस ग्रेवाल है पार्ट 2 की, तो प्लीज मुझे चैप्टर 1 का पीडीएफ बना के एकदम सेंड कर दीजिए इफ पॉसिबल। ओके, अब हम मिलेंगे कल। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।